एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है पॉलिटी की पीटी 365 के अंदर। हाफ मैगजीन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टॉपिक नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इलेक्शंस है टॉपिक नंबर 5 का नाम। एंड इसके अंदर जो पहला सब टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और चला है पास्ट में थोड़ा, जिसमें कि लोगों ने मतलब एमएलएज ने स्विचिंग की है पार्टीज में। पार्टी स्विच की, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हैं वो लोग। तो इस वजह से दोबारा डिस्कशन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन क्या होता है? तो डिफेक्शन बोला जाता है, डिफेक्शन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस ऑफ। किस तरीके की प्रैक्टिस को आप डिफेक्शन बोलोगे? फ्लोर क्रॉसिंग। फ्लोर को क्रॉस कर दिया आपने बाई ए मेंबर ऑफ वन पार्टी आउटफिट टू अनदर। तो मतलब एक पार्टी को छोड़ के कोई इंसान दूसरी पार्टी में चला गया। कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं डिफेक्शन के जो हम फर्दर देखेंगे आगे जाके। कॉमनली लेकिन बोला जाता है इसको एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की तरह भी जाना जाता है। तो कभी वर्ड आ जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब एक तरह से डिफेक्शन के साथ हम इसको अटैच करके देखेंगे। तो इसके लिए एक वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग भी यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि मान लो भाई साहब की लोकसभा के अंदर कोई एमपी है, वो पार्टी ए को छोड़ के पार्टी बी में चले जाते हैं, पार्टी बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको डिफेक्टेड बोला जाएगा। एंड थस इस कंडीशन में वो फेस करेंगे प्रिविलेंट एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। तो उनके खिलाफ क्या रहेंगी? एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्शन। अब हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है ना, डिस्क्वालीफाई करता है एमएलए को। किसको? एमएलए को। हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी और वॉलंटरी गिव अप कर देते हैं उस पार्टी की मेंबरशिप को। तो इसको आप क्या बोलोगे? एमएलए या एमपी सबके लिए होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके लिए बोला जाएगा। तो इसको 10 शेड्यूल में रखा गया है एंड 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको लाया गया और 10 शेड्यूल के अंदर रखा गया। ओके। उसके बाद बताया गया है कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन, है ना, तो वो किसका, उसके ऊपर एक तरह से प्रोजाइड कौन करेगा ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कौन करेंगे? तो वो जो भी हाउस है, उस हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ ऑफ डिफेक्शन के साथ डील करेंगे, डिफेक्शन के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है ना। आगे बताया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए हाउस इज एम्पावर टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। तो उसके जो लिए जो रूल्स बनाएंगे वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा नेशनल पार्टी स्टेटस किसको दिया जाता है, किसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा मोटे तौर पे इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन यदि आ जाता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा यदि कब किया जाएगा? यदि इट इज रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर यदि उसको रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो इन दैट सिचुएशन उसको हम मान लेंगे क्या कि ये नेशनल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा इस चीज़ को ना, हम नहीं मानेंगे। एंड और क्या हो, अदरवाइज क्या होना चाहिए कंडीशंस की जो है 6% टोटल वैलिड जो वोट्स है उसमें से 6% वोट्स मिले हों, टोटल वैलिड वोट्स में से 6% वोट्स मिले हों किसके अंदर? 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, लोकसभा या फिर असेंबली के इलेक्शंस के अंदर किसी पार्टी को। और साथ ही साथ में इसके साथ में प्लस में एक क्राइटेरिया और है, एटलीस्ट 4 एमपीज इन लोकसभा पोल्स, 4 एमपी उनके पास हो, लोकसभा पोल में उन्होंने अचीव किए हों, लास्ट जो लोकसभा पोल है उसमें उन्होंने 4 एमपीज अचीव किए हों। ये या फिर है ना आगे और कंडीशन इन्होंने बताई कि एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो 3 स्टेट से 2% से ज़्यादा सीट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिनके बिहाफ पे नेशनल पार्टी डिसाइड की जाती है। अब तक 8 पार्टीज को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है और पास्ट में नहीं, बट आई थिंक एक क्वेश्चन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उस क्वेश्चन वाली सीरीज में जिसमें विजन आईएएस के हम जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज उसको सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन आया भी था कि यदि कोई पार्टी होगी वो नेशनल पार्टी होगी या काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी तो उसको क्या प्रिविलेज मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। तो उसमें बताया गया था साफ साफ, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे 8 जो पार्टी है उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है अब तक। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हो कि कौन कौन सी पार्टी है जिनको कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पे, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। अब देखते हैं एक्सेप्शन टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एक्सेप्शंस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कि भाई ऐसी कंडीशन क्या होगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो इसमें बोला गया है कि यदि मर्जर होता है पार्टी का और 2/3 जो लोग हैं, 2/3 लोग मर्जर के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो होगा वो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ये पार्टियां मर्ज कर सकती हैं आपस में, 2/3 लोग किसी एक पार्टी के दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए अपना कंसेंट दे देते हैं, तो राजी हो जाते हैं। तो एंड सेकंड बताया गया है जब स्पीकर हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के जब स्पीकर बनेंगे वो नॉर्मली है ना, तो उनको जब स्पीकर बनाया जाएगा तो अपनी पार्टी से उनको रिजाइन करना पड़ेगा जिस पार्टी में वो हैं, और फिर दोबारा रिजॉइन करेंगे बाद में अपनी पोस्ट खत्म होने के बाद में। तो इसमें भी एंटी डिफेक्शन जैसा कोई क्लॉज ऐड नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
अब देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो आपको पता है, देखो एक तो एंटी डिफेक्शन के लिए हमने बता ही दिया था कि भाई डिफेक्शन के लिए नॉर्मली जब कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है एमपी एमएलए, तो वो तो हमने देख लिया था। और क्या ग्राउंड्स है, यदि एक मेंबर है वो एब्सटेन करता है वोटिंग से, या फिर पार्टी लाइन के अंदर वोटिंग नहीं करता है, कॉन्ट्रेरी टू पार्टी लाइन वोटिंग करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा यदि प्रायर पार्टी ने परमिशन दे दी है ऐसा करने के लिए उस मेंबर को, और यदि ऐसा एक्ट करने पर पार्टी उसके खिलाफ नहीं जाती है 15 दिन तक, तो इन दैट सिचुएशन वो नहीं होगा डिस्क्वालीफाई, अदरवाइज इन ग्राउंड्स के ऊपर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड आगे बताया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर यदि ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके 6 महीने खत्म होने के बाद, 6 मंथ्स के बाद में, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो नॉमिनेट किया गया है यदि किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इन दैट सिचुएशन वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, और इंडिपेंडेंट मेंबर यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन, जो कि 5.1 नंबर के टॉपिक के अंदर था। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं एंड फर्दर हम देखते हैं टॉपिक 5.2, जो कि है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए कि क्या लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं साथ ही साथ में, मतलब एमपी के लिए जो इलेक्शन होता है उसको एमएलए के साथ इलेक्शन के लिए जो सिंक करना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में नेटिविटी में हमको यहाँ बताया जाएगा। वैसे मैं बता दूँ स्टार्टिंग में सारी जो है सिंक्रोनाइजेशन था ही काफ़ी हद तक, है ना, 1964-63 तब इलेक्शन जब तक हुए थे 1960s वाले, तब तक साथ में इलेक्शंस हुआ करते थे, बाद में इलेक्शंस बदल गए हैं ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं काइंड ऑफ कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, न्यूज़ के अंदर क्यों है ये इशू रिसेंटली। तो इशू है ना ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस हैज बीन रेफर्ड टू लॉ कमीशन फॉर प्रैक्टिसेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क। तो क्या ये प्रैक्टिसेबल है ना, प्रैक्टिकेबल है ये, है ना, रोड मैप उसके लिए बनाओ और फ्रेमवर्क बनाइए, उसके रिगार्डिंग लॉ कमीशन के पास इसको भेजा गया है कि क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं, है ना, क्या क्या बताते हैं लॉ कमीशन इसके रिगार्डिंग, है ना। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 83 में कुछ बोला गया है, आर्टिकल 85 में कुछ बोला गया है, आर्टिकल 172 174 में कुछ बोला गया है। तो आर्टिकल 83 में क्या बोला गया है, लोकसभा शैल हैव ए नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। 5 साल का लोकसभा का पीरियड रहेगा, ये फिक्स है, जब से उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी तब से लेके। आर्टिकल 85 क्या बोलता है ना, ऐसे भी आपको याद रखना है स्टैटिक पोर्शन के तौर पे भी इन सब आर्टिकल्स को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो आर्टिकल 85 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ये आर्टिकल 85 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 172 बोलता है लेज डाउन द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज 5 ईयर्स। और आर्टिकल 174 तो मतलब 83 के पैरेलल में 172 है, और 174 बोलता है गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। तो ये इसके पैरेलल हो गया आर्टिकल 85 के पैरेलल, है ना, ऐसा आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में क्या बात है, और है ना, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स स्ट्रक्चरिंग करनी है इंडियन इलेक्शन साइकिल की इन ए मैनर दैट इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर अंडर विच वोटर्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ ऑन सेम डे। तो एक ही दिन के ऊपर दोनों वोट वो देंगे, एमपी के लिए भी एमएलए के लिए भी, तो वो हो जाएगा एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन और साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो यहाँ पे जो आपका होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस कंट्री फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली हैपन ऑन ए सिंगल डे। देखो ये मिसकंसेप्शन नहीं लेना है कि भाई पूरी कंट्री के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे वो एक ही दिन होंगे, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग दिन हो सकते हैं। बट हाँ, जब उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जब उस पर्टिकुलर जगह के लिए जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, जब लोकसभा के लिए वोट डालने के लिए जाओगे तभी आप स्टेट असेंबली के लिए भी वोट डाल दो, एमपी के लिए जब आप वोट डालोगे तो एमएलए के लिए भी डाल दो, ये है इसका मतलब। बट इसका मतलब कहीं पे भी नहीं है कि एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें होंगी। आगे बताया गया है इट कैन बी कंडक्टेड इन फेज वाइज मैनर में कंडक्ट किया जा सकता है। वोटर्स इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर दी बोथ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा सेम दिन के ऊपर वोटिंग करेंगे उसके लिए ना। आगे बताया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन वर द नॉर्मल अंटिल 1967। तो मैंने बताया था 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस नॉर्मल थे, बट फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ द सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेकिन 1968-1969 में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो गई थी, इस वजह से उनका डिजोल्यूशन हो गया था, इस वजह से बाद में फिर यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बदल गया। डेट ऑफ लोकसभा इन 1970 इलेक्शन टू स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट हैव बीन हेल्ड सेपरेटली। तो बाद में फिर अलग अलग होने लग गए, है ना। एंड डेट ऑफ लोकसभा इन 1970, और लोकसभा भी बाद में एक बार डिजोल्व कर दी गई थी, है ना। तो इस वजह से पूरा ये प्रोसेस है, जो पूरा साइकिल है वो पहले जो सिंक्रोनाइजेशन था वो खत्म हो गया। लेटर साइमल्टेनियस इलेक्शन आइडिया वाज प्रपोज बाय इलेक्शन कमीशन इन 1983। ओके, इट वाज आल्सो रेफर्ड बाय द लॉ कमीशन
एंड नीति आयोग एंड रिकमेंडेशन बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये ध्यान रखना है आपको ना, यदि मेंस में भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी नाम्स को साइड करना है, बताना है लॉ कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में, और रिकमेंड किया गया है दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा, ये भी आपको बताना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बारे में बात करते हैं 5.3 नंबर के टॉपिक के अंदर। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानेंगे। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली J&K के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंक्लूड की गई है, तो दैट्स वाई डिलिमिटेशन कमीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ जाता है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक तो आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 82, ठीक है। अभी हमने ऊपर कुछ आर्टिकल्स देखे थे और उसमें आर्टिकल पर हमने देखा था 83 एंड 85, है ना, तो उनको भी आप देख लेना थोड़ा। अभी आर्टिकल 82 को देखते हैं। तो पार्लियामेंट इनेक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस विच एस्टेब्लिश एडीसी। तो जनरली बताया गया कि पार्लियामेंट है ना वो इनेक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस, जो कि एस्टेब्लिश करता है डिलिमिटेशन कमीशन को। तो हमारे यहाँ पे कब कब बने हैं डिलिमिटेशन कमीशन, तो 1952 में बने, 63 में बने, 73 में बने और 2002 के अंदर बने। 2002 के अंदर एक क्या हुआ, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 84 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 के अंदर, ध्यान रखना है आपको, जिसमें कि फ्रीज कर दिया गया डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए टिल एटलीस्ट 2026 तक के लिए हम फ्रीज कर रहे हैं डिलिमिटेशन को लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए। बात बोली गई 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, ध्यान रखना है आपको ना। तो अब तक फ्रीज है ये पूरा सिस्टम जो है। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो आर्टिकल 170 के अनुसार स्टेट्स जो होंगे वो डिवाइड किए जाएंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी बनाई जाएंगी, है ना, एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद में। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ये मिलकर डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं रेस्पेक्टिवली स्टेट एंड यूटीज के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए चेयरपर्सन। तो इसका जो चेयरपर्सन होते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सर्विंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ध्यान रखना है आपको ना, ये क्वालिफिकेशंस ध्यान रखनी है आपको अच्छे से। आगे बताया गया है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाई CEC, तो ये भी क्या होंगे, इसमें पार्ट लेंगे, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे, काइंड ऑफ कंपोजिशन इसका बता दिया गया है। फंक्शन की बात की जाए, एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेज इन पॉपुलेशन। तो जिस तरह से पॉपुलेशन वन में बदलाव होता है उसके बिहाफ पे किस तरह से बाउंड्रीज को डिफाइन करना है, रीड्रॉ करना है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है वो कैसे डिफाइन करनी है, डिसाइड करनी है, ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। मोर ऑन न्यूज़, तो और क्या है इसके ऊपर न्यूज़ के अंदर, तो डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेटअप ऑन 6 मार्च 2020 को किया गया और रीड्रॉ किया इन्होंने बाउंड्रीज ऑफ असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, 6 मार्च 2020 को, ठीक है। द कमीशन हैज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीज कर दिया कुल मिला के सीट्स को, प्रपोज किए हैं सीटों को 83 से 90 की तरफ इंक्रीज करने के लिए। बिसाइड्स दे आर 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK दैट कंटिन्यूज टू रिमेन वैकेंट। तो POK की जो 24 सीट्स हमने अलॉट करके रखी हुई है वो अभी भी रिमेन रहेंगी वैकेंट। डिलिमिटेशन बिसाइड्स के अलावा, इसके अलावा इतनी सीट्स हैं काइंड ऑफ, है ना, ध्यान रखना आपको। तो डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यदि हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर डिलिमिटेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो एज पर सेक्शन 8A ऑफ RPA 1950, 1950 के RPA के सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को टू बी कैरिड आउट इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग है ना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो 8A है, RPA 1950 है, ठीक है। और 1950 RPA 2 है, आपको ध्यान रखना है 1950 या 1951। यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो RPA 1950 के अकॉर्डिंग हो रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैड नॉट बीन कैरिड आउट फॉर लास्ट 51 ईयर्स इन दीज स्टेट्स। पिछले 51 साल से इन स्टेट्स के अंदर डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हुई है 2002-2008 में केप्ट आउट दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ड्यू टू एप्रीहेंशन ओवर यूज ऑफ 2001 सेंसस। तो बाद में जब हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज हुई थी, जो पैन इंडिया एक्सरसाइज हुई थी 2002 से 2008 में, जो लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर वो डिलिमिटेशन नहीं हुआ है ना, कुछ एप्रीहेंशंस थे, है ना, उसकी वजह से, क्योंकि 2001 के सेंसस को यूज में लेने का एप्रीहेंशन था काइंड ऑफ, इस वजह से। आल्सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 2020 का विच अलाउड फॉर कंडक्टिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन दीज 4 स्टेट्स एज वेल एज वाज रेस्ट्रिक्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ही रिसेंटली हो रहा है डिलिमिटेशन, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, इस वजह से भी डिलिमिटेशन एज एक्सरसाइज एंड डिलिमिटेशन कमीशन काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो जाते हैं दोनों हमारे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल
रूल्स। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, वैसे बहुत ज़्यादा नेटिविटी में इसको देखने की जरूरत नहीं है, मेजर चीज़ें हम देख लेते हैं। तो JNK के अंदर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अनाउंस किया है कि हु इज़ लिविंग ऑर्डिनरी इन JNK, जो कि जनरली JNK के अंदर रह रहे हैं, वो उनके इलेक्टोरल रोल के अंदर आएंगे, कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनलिस्टेड एज ए वोटर इन JNK इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ RPA 1951। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स वाज लास्ट रिवाइज इन 2019। तो इलेक्टोरल रोल्स को लास्ट टाइम पे 2019 में रिवाइज किया गया था अंडर JNK RPA 1957 विच बिकेम नल एंड वॉइड आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, जो कि नल एंड वॉइड हो जाता है। तो अंडर JNK RPA 1957 ओनली जो परमानेंट रेजिडेंट्स वहाँ के थे वही थे एलिजिबल वोटिंग के लिए वहाँ पे, बट RPA 91 नाउ डिटरमाइन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इन JNK। तो नॉर्मली जैसे पैन इंडिया में होता है, पूरी इंडिया में होता है, वैसे वहाँ पे भी इलेक्शन होगा, जिसमें RPA 1951 जो है वो डिटरमाइन करेगा पूरा द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन JNK। एंड विद आर्टिकल 370 स्क्रैप्ड देयर विल बी ए सिंगल इलेक्टोरल रोल नाउ फॉर असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। तो यहाँ पे अब सिंगल इलेक्टोरल रोल रहेगा, चाहे से पार्लियामेंट्री पोल्स हो चाहे से स्टेट असेंबली के पोल्स हो, अलग अलग नहीं रहेगा। तो ये चीज़ अच्छे से आपको जान लेनी है, काइंड ऑफ, है ना। आगे चलते हैं। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो वहाँ का है। सच ए पर्सन मे बी फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री बट लिविंग इन JNK फॉर पर्पज ऑफ वर्क, है ना। जो ऑर्डिनरली रह रहा है ना, तो हो सकता है कि भाई वो JNK के अंदर किसी वर्क के पर्पज से हो, जबकि उसका ओरिजिन, जबकि वो रहने वाला कहीं किसी दूसरे स्टेट का हो, काइंड ऑफ बिजनेस और अदर पर्पज से रह रहा हो, प्रोवाइडेड दैट पर्सन गेट्स देयर नेम डिलीटेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल ऑफ देयर नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन जो इंसान है उसने अपने वहाँ से, मतलब नेटिव जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से नाम हटा दिया गया हो, तो उसको ऑर्डिनरली रेजिडेंट के तौर पे अलाउ कर रखते हुए एंड वोटिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था JNK के अंदर। ओके, तो व्हेन आर्टिकल 370 वाज इन फोर्स दोज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन JNK वर एलिजिबल टू वोट ओनली इन पार्लियामेंट्री पोल्स। तो पहले हुआ क्या करता था, जब 370 जब फोर्स के अंदर था, तब केवल पार्लियामेंट्री पोल्स के अंदर ही ऑर्डिनरली जो रेजिडेंट्स थे वो अलाउड थे इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए। ठीक है, और इनको कैटेगराइज किया गया था नॉन परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे। NPR इंक्लूड्स द वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी लिविंग इन JNK सिंस 1947 ऑल्सो। रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन JNK। तो हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स इन JNK एंड JNK डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कार्वेड आउट किया है 7 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो 7 नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट की गई है वहाँ से, है ना। 6 तो जम्मू कश्मीर के अंदर है और एक जम्मू के अंदर और एक कश्मीर के अंदर है, अंडर JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर किया गया है सब कुछ, है ना। फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स आर इसेंशियल टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन JNK लास्ट हेल्ड इन 2014। ठीक है, जो आपका फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स रहेंगे वो इसेंशियल है टू प्रिपेयर द ग्राउंड ऑफ एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन JNK। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लिया है डिलिमिटेशन को ना, डिलिमिटेशन कमीशन को। तो डिलिमिटेशन कमीशन को देखने के बाद काफ़ी हॉट टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर है, न्यूज़ के अंदर है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छे से इसको देख लेना है न्यूज़ के अंदर क्यों है। रिसेंटली डाटा फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शोज दैट सिंस 2018 पॉलिटिकल पार्टीज हैव कलेक्टेड मोर देन 10,000 करोड़ फ्रॉम ईबीच। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो पार्टीज हैं वो मोर देन 10,000 करोड़ कलेक्ट कर चुकी हैं, रिसेंटली SBI के डाटा ने ये बताया है। और हमें यहाँ पे शायद बता भी दिया जाए, और तो मैंने मैगजीन पहले पढ़ी नहीं है, तो हो सकता है कि ये क्लासिफिकेशन भी बताया गया कि कौन सी पार्टी को क्या मिला है, और मे पॉसिबल नहीं भी बताया गया हो, देख लेंगे हम आगे। अब देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, काइंड ऑफ, है ना। तो व्हाट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड, होता क्या है। तो ये एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कीवर्ड को, है ना। दिस इज इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिजेंबल्स ए प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट जो P नोट्स होते हैं उसकी तरह ये रिजेंबल करता है, और ये इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है वो। हु मे परचेज दीज बॉन्ड, कौन परचेज कर सकता है इन बॉन्ड्स को, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री, वो इनको परचेज कर सकती है। सिटीजन ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री भी ले सकती है। और इसके लिए डिफरेंट डिनोमिनेशंस रखे गए हैं, तो 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, कैन बी परचेज फ्रॉम द सिलेक्टेड ब्रांचेज ऑफ SBI। तो SBI की सिलेक्टेड ब्रांच से ही इनको परचेज किया जा सकता है, ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। व्हेन मे सच बॉन्ड्स बी बॉट, तो ये कब बॉट किए जाएंगे, अवेलेबल होते हैं ये 10 दिन के अंदर, है ना। शुरू के जनवरी के 10 दिन एंड अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये जो स्टार्टिंग के 10 डेज होते हैं इसमें ये बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, एंड इसका लाइफ स्पैन होता है 15 डेज। इनको क्या करना होता है, रिडीमेबल इन डेजिग्नेटेड अकाउंट फॉर ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज सिंस इशुएंस। तो 15 दिन के अंदर इनको क्या करना होता है, इस तरह से रिडीम करना होता है।
आगे बताया गया विच पॉलिटिकल पार्टी आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशंस थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड। काफी इंपॉर्टेंट है सारी लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक लाइन से, हाँ आपकी स्टेटमेंट बन सकती है, और आपकी स्टेटमेंट वो आप गलत कर सकते हो यदि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो कौन सी पार्टीज हैं जो कि डोनेशन ले सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ऐसा नहीं कि सारी ही पार्टियां को इस इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके थ्रू डोनेशंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव एटलीस्ट सिक्योर 1% वोट्स इन लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951। ठीक है, तो वही पार्टी जो है एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो फंड है, जो डोनेशन है उसको रिसीव करने के लिए। वैन वाज इट अनाउंस, कब अनाउंस किया गया था? तो ये यूनियन बजट 2017-18 के अंदर अनाउंस की गई थी स्कीम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली। एंड व्हाट आर अदर फीचर्स? तो देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ द बॉन्ड्स एंड इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, SBI डिपोजिट्स बॉन्ड्स दैट ए पॉलिटिकल पार्टी हैजंट इनकैश्ड विद इन 15 डेज इनटू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया है पैसा तो फिर इसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डाल दिया जाएगा, यदि इनकैश नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पैसे को। तो अब देख लेते हैं आगे थोड़ा सा और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। 2017-18 में लाए गए थे, इंटरेस्ट फ्री होते हैं, वही सारी बातें बोली गई है ना, और क्लीन करने के लिए। पर्पज क्या था? इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखना है ना। एंड इन अटेम्प्ट टू क्लीन दी system of the political funding in the country and rationale was to limit the use of the cash in political funding, eliminate fraudulent जो political practices होती हैं, protecting donors from the political victimization and curb black money वगैरह, ये सभी इसके पीछे के रीजन बताए गए हैं इसको लाने के पीछे के। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5.5 जो कि है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, तो ये एक्ट क्या है? इलेक्शन लॉज के रिगार्डिंग अमेंडमेंट हुआ है, तो ये एक्ट है क्या, इसको देखते हैं। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 को। तो क्या था ये एक्ट? इट अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और आरपीए 1950 आरपीए 1951 को ये क्या करता है? थोड़ा अमेंड करता है टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो की फीचर्स ऑफ द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के की फीचर्स क्या है? लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डाटा विद आधार बाय अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ आरपीए 1950। तो सेक्शन 23 ऑफ आरपीए 1950 में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है और इलेक्टोरल रोल डाटा को आधार के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर ए पर्सन टू फर्निश देयर आधार नंबर फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी। पर्सन विल नॉट बी डिनाइड इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल और हैव देयर नेम डिलीटेड फ्रॉम द रोल इफ दे आर अनेबल टू फर्निश आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट कॉज एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। पर्सन विल नॉट बी डिनाइड इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल और हैव देयर नेम्स डिलीटेड फ्रॉम द रोल इफ दे आर अनेबल टू फर्निश आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट कॉज एज प्रिस्क्राइब्ड, है ना। तो such persons may be permitted to furnish alternate document prescribed by the central government. It provides for qualifying dates। 4 क्वालिफाइंग डेट्स इनमें कैलेंडर में बताई गई है, एक तो जनवरी 1, जनवरी अप्रैल 1, जुलाई 1 एंड अक्टूबर 1। एक्ट रिप्लेस द टर्म वाइफ एंड स्पाउस इन बोथ द एक्ट्स। तो इन एक्ट्स के अंदर वाइफ और स्पाउस जैसे वर्ड थे उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हम आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आरपीए 1950 के अंदर क्या बात की गई है? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो ये बात की गई है आरपीए 1950 के अंदर। तो इसमें क्या क्या बातें प्रोवाइड की गई है ना 1950 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है 50 एंड 51 के अंदर, तो इनको अच्छे से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर एट सच इलेक्शंस एंड प्रिपेरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे हो रही है? आरपीए 1950 के अंदर हो रही है ना। एंड आरपीए 1951 क्या बोल रहा है? कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस, है ना। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू द हाउस ऑफ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, है ना। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ दोज हाउसेज एंड करप्ट प्रैक्टिसेज एंड अदर ऑफेंसेज एट और इन कनेक्शन विद सच इलेक्शन इटीसी। तो ये सभी बातें 1951 में की गई है। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ द सीट्स एंड डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे बात की गई है कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, है ना। एंड क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दोज हाउस। और यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर एज सच इलेक्शंस, है ना। एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल। तो यहाँ पे वोटर से रिलेटेड ये ज़्यादा है और यहाँ पे ये क्या है? कुल मिला के जो मेंबर्स हैं उनके रिगार्डिंग ज़्यादा है ये ना, जिनका इलेक्शन होना है 1951 जो है। तो आगे बताया गया है, तो ये बात बताई गई अगेन, है ना। दीज इंक्लूड यूजिंग द प्रेमाइसिस ऑफ काउंटिंग स्टोरेज वोटिंग मशीन्स एंड पोल रिलेटेड। तो वो जो अमेंडमेंट हुआ है ना इलेक्शन लॉज के अंदर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात बताई गई कि दीज इंक्लूड यूजिंग द प्रेमाइसिस ऑफ द काउंटिंग स्टोरेज वोटिंग मशीन्स एंड पोल रिलेटेड
मटेरियल एंड ऑल दैट है। 1951 का जो एक्ट है वो परमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्विजिशन करने के लिए प्रीमाइसेस नीडेड और लाइकली टू बी नीडेड फॉर बीइंग यूज्ड एट पोलिंग स्टेशंस और स्टोरिंग बैलेट बॉक्सेस आफ्टर ए पोल हैज बीन कंडक्टेड। तो ये सब कुछ बताया गया है यहाँ पे है ना, काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ें लिखी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा वास्ट लिखी गई हैं चीज़ें है ना। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं रिमोट वोटिंग के रिगार्डिंग क्या बात की गई है ना। तो रिमोट वोटिंग होती क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें कि इलेक्टर जो होता है उसको अलाउ किया जाता है उसकी लोकेशन से मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ पे ना हो कि वो किसी दूसरी लोकेशन पे है तो वहाँ की लोकेशन से वो वोट कर सके, ऐसा अलाउ किया जाता है। अदर देन पोलिंग स्टेशन असाइन टू देयर रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज ना, आइदर विद इन कंट्री और एवन अब्रॉड। तो वहाँ से वो उसको क्या दिया जाता है, पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। वोटिंग राइट फॉर एनआरआई जो होता है इंट्रोड्यूस इन 2011 थ्रू एन अमेंडमेंट टू आरपीए 1950। तो 1950 में नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए वोटिंग राइट्स इन 2011 में लाए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था आरपीए 1950 के अंदर। तो देखो आरपीए जो 1950 है वो किसे डील कर रहा है, जो वोट देने वाला है, और 51 जो मेंबर्स जो इलेक्ट होकर आएंगे ज़्यादातर उनसे ना। तो यहाँ पे देखा गया, देखो आरपीए के अंदर ही अमेंड किया गया 1950 के अंदर ही। ओके, हाउएवर सेक्शन 20 ए ऑफ एक्ट रिक्वायर्स ओवरसीज इलेक्टर्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो सेक्शन 20 ए है वो रिक्वायर करता है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स है वो क्या हो, फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज टू कास्ट देयर वोट्स। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अदर मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग क्या है, प्रॉक्सी वोटिंग की भी एक बात इंट्रोड्यूस की गई 2003 के अंदर। इसमें बोला गया कि रजिस्टर्ड इलेक्टर कैन डेलीगेट हिज वोटिंग पावर टू ए रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे बताया गया ओनली ए क्लासिफाइड सर्विस वोटर विच इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स एंड जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात बोली गई है प्रॉक्सी वोटिंग के लिए। तो इसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर बोला गया है विच इंक्लूड्स लाइक मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज काइंड ऑफ। तो उनके लिए क्या किया गया है, रजिस्टर्ड इलेक्टर कैन डेलीगेट हिज वोटिंग पावर टू ए रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके बिहाफ पे कोई और वोट कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है। इसे प्रॉक्सी वोटिंग बोलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 2003 के अंदर। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बैलेट पेपर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू सर्विस वोटर्स, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की यदि हम बात करें है यार, बैलेट पेपर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू सर्विस वोटर्स, मेंबर्स ऑफ द आर्मेड फोर्सेज, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड देयर स्पाउसेज, पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह, इन सब के लिए सब कुछ होता है काइंड ऑफ, है ना। अब उसके बाद है पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज की यदि हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली टोल्ड दैट प्रपोजल ऑन एक्सटेंशन ऑफ ईटीपीबीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। यानी बैलेट पेपर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू सर्विस वोटर्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, पुलिस वगैरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह आउटसाइड जो इंडिया है उनके लिए इस तरह से अलाउ किया जाता है ना। तो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी रिसेंटली बोला है, उन्होंने प्रपोज किया है एक्सटेंशन ऑफ ईटीपीबीएस फैसिलिटी फॉर एनआरआई बीइंग कंटेम्पलेटेड, है ना। तो इसके बारे में विचार चल रहा है, सोचा जा रहा है। वाई इलेक्शन कमीशन एट प्रेजेंट अलाउज एनआरआई टू रजिस्टर्ड एज ओवरसीज इलेक्टर्स एज लॉन्ग एज दे नॉट acquire the citizenship of another country, they have to reach their respective polling booths to cast their votes in person on voting day। तो ये रिगार्डिंग है एनआरआईज के रिगार्डिंग, है ना। इसके बाद ये बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में कुछ बताया गया है। तो आर्टिकल 324 to 329 पार्ट विच 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के की फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पे इलेक्शंस होते हैं। हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज कैन रजिस्टर एज ए वोटर इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ इंडिया। देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, दिस कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। तो इनके बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 84 सीट्स रखी गई हैं, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रखी गई हैं लोकसभा के अंदर, एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसकी बात की गई है। एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिलिमिटेड विद द हेल्प ऑफ ए डिलिमिटेशन कमीशन। एरिया बाउंड्रीज चेंज फ्रॉम द इलेक्शन टू इलेक्शन, बट द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 2026 तक फ्रीज कर दी गई है, उनमें चेंज नहीं होगा। वोटिंग टेक प्लेस थ्रू द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP के थ्रू हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है इन केस ऑफ लोकसभा, एंड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR इन केस ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो रहा है, और लोकसभा के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इनडिस्पेंसिबल पार्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस का, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सब थे। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5.6 जो कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स।
उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन के लिए आप एक कमेटी का फॉर्मेशन कीजिए। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, बिल कुल मिला के डिमांड करता है इंसुलेट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द ईसी एंड मैंडेट दैट दे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लिए वो नहीं एलिजिबल होने चाहिए ताकि वो अपना पूरा काम अच्छे से कर पाएँ, है ना। इट सीक्स द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय पीएम लेड पैनल। तो पीएम लेड पैनल होना चाहिए जो कि कुल मिला के अपॉइंटमेंट करे इलेक्शन कमिश्नर्स की, चीफ इलेक्शन कमीशन की, है ना, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे बताया गया है बिल 6 टू गिव सीईसी एंड ईसीए फिक्स टर्म ऑफ 6 ईयर्स प्रोवाइड किया जाए एंड रीजनल कमिश्नर्स को एक फिक्स टर्म ऑफ 3 ईयर्स प्रोवाइड किया जाए उनके रेस्पेक्टिवली जो अपॉइंटमेंट्स है उससे आगे, ऐसी बातें बोली गई है यहाँ पे ना। आगे देखते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 322 क्लॉज 324 क्लॉज 2 के अंदर इनके अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग बात की गई है। इनका टेन्योर 6 साल का होता है अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ध्यान रखना। सर्विस कंडीशंस सेम एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर इनकी सर्विस कंडीशंस होती हैं। इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस पे ही इलेक्शन कमिश्नर या फिर रीजनल कमिश्नर को हटाया जा सकता है। फंक्शन जो होते हैं, इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड एनी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी एनी ऑफिस नहीं, नॉट एनी ऑफिस, इट्स लाइक ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन कंट्री। तो ये सारा काम ये करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में देखते हैं। एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाई ए मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर, कोई भी बिल जो कि अदर देन ए मिनिस्टर लाया गया है वो बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस ऑन फ्राइडेज, ध्यान रखना है आपको। एडमिसिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ द लोकसभा। नो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बिकम एन एक्ट सिंस 1970। 1970 से कोई भी प्राइवेट बिल अब तक एक्ट नहीं बन पाया है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन यदि हम देखें तो ये क्या है, इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ पहले क्या थी, तो 25 जनवरी 1950 को और यहाँ से लेकर 1989 15 अक्टूबर को 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, ओनली एक, है ना। और फिर बाद में 1989 से 1990 तक 3 मेंबर की इसकी बॉडी बना दी गई। बाद में 2 जनवरी से लेके और ये बाद में आगे तक इसको 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर से कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर अगेन इसको क्या किया गया, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो है 90, आज जो सिस्टम चल रहा है वो 1993 1 अक्टूबर 1993 से चल रहा है। अब टॉपिक नंबर देखते हैं 5.7 जो कि है सोशल डेमोक्रेसी। क्या होती है सोशल डेमोक्रेसी, इसको जानते हैं। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो नॉर्डिक जो है जो कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती हैं उनका मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो है वो अभी रिसेंटली स्वीडन इलेक्शंस के अंदर डिस्कशन में था, डिस्कशन ड्यू टू द स्वीडन इलेक्शंस था। इसकी वजह से उनका जो मॉडल है, जो नॉर्डिक कंट्रीज का जो मॉडल है सोशल डेमोक्रेसी को, वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। तो सोशल डेमोक्रेसी होती क्या है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं, हम जानते हैं वैसे तो। सोशल डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रमोट द इगेलिटेरियन सोसाइटी की तरफ ये लोग जानते हैं विद इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ही इगेलिटेरियन सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरवेंशंस इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फेयर एंड इक्वल सोसाइटी विद इन ए कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क। तो ये पूरा सोशलिज्म होता है काइंड ऑफ, है ना। और दिस इन्वॉल्व यूजिंग द सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरवेंशंस इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फेयर एंड इक्वल सोसाइटी विद इन ए कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क कैपिटलिस्ट ही होता है। इक्वलिटी की यहाँ पे बात होती है, इवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसे प्रीलिम्स में आने की संभावना वैसे है नहीं काइंड ऑफ कि हम इनको इतना ज़्यादा फोकस करें, फिर भी देख लेते हैं। इक्वलिटी की बात करते हैं तो सोशल डेमोक्रेट्स सीक्स टू क्रिएट ग्रेटर इक्वलिटी विद इन दिस सोसाइटी, ठीक है। और ये बातें बताई गई है और आगे बताया गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑल्सो यूज एज मीन बाई विद द ग्रेटर इक्वलिटी कैन बी अचीव्ड। तो इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू भी ग्रेटर इक्वलिटी अचीव की जा सकती है। एवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन ये क्या है, अनलाइक जो मार्क्सिस्ट होते हैं ना उनके तुलना में सोशल डेमोक्रेट्स जो होते हैं सीख करते हैं चेंज थ्रू द एवोल्यूशन रेदर देन रिवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के थ्रू ये चेंज को लेकर आने की बात करते हैं रेदर देन रिवोल्यूशन। दे टेंड टू प्रमोट मॉडल्स दैट कंबाइंस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन ऑर्डर टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओनरशिप, है ना। एंड यूनिवर्सल सर्विस की जब बात आती है तो मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाई its commitment to universal provision of services such as the health care, education and other services kind of other cares. Social Democrats also strongly promote the workers' right. So basically this is like kind of abstract kind of, and इसमें से इतने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फिर भी हम मोटे तौर पे फिर देख लेते हैं। नॉर्डिक मॉडल जो है उनका सोशल डेमोक्रेसी का वो कॉम्बिनेशन होता है सोशल वेलफेयर का और इकोनॉमिक सिस्टम का, जो कि नॉर्डिक कंट्रीज ने अपनाया हुआ है। ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जो कंट्रियाँ हैं वो इसके अंदर आती है। ये मॉडल जो है हेल्प करता है इन कंट्रियों को सिग्निफिकेंट आउटकम्स को अचीव करने के अंदर, है ना।
आगे बताया गया है फीचर्स ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन से फीचर्स होता है जिसमें रिलायंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो हम जानते हैं क्या होता है ना। एंड आगे बताया गया कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को चलाना और उस पर एम्फेसिस करना पब्लिक सर्विस प्रोवाइडिंग के ऊपर। एंड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड इन सब चीज़ों की बातें करना एंड अलाउ करना सिग्निफिकेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग को, वेज नेगोशिएशंस को। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लेके आना, दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ सोशल लाइक डेमोक्रेसी, और जो कि नॉर्डिक मॉडल है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के अंदर है ना, इलेक्शंस के अंदर से, वो देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज, ये कुछ है ना बना है, ये क्या है, इंडिया हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ AAEA 2022 से 2024। तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज का इंडिया को क्या बना दिया गया है, इंडिया को इसको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है चेयर, न्यू चेयर के तौर पे है ना। तो ये AAEA एस्टेब्लिश किया गया 1998 के अंदर, सॉरी 1998 के अंदर, टू प्रोवाइड ए नॉन पार्टीशन फोरम इन एशियन रीजन फॉर प्रमोटिंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फाउंडर मेंबर ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी EMB ऑफ द AAEA, ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं RUPPS, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बारे में देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स, दी 11 पार्टीज को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। 111 जो है RUPPS थे वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस एंड वायलेटिंग RPA 1951। इट इज टू बी नोटेड दैट इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव पावर टू डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। ए रिफॉर्म स्टिल पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, इनको अलाउ नहीं है डी रजिस्टर करने का, है ना। However, it can take up to issue of the financial irregularities and seek mandatory compliance from the party like source and manner of the donation, disclosure by the company's details of the bank account etc। इनके लिए वो डिमांड कर सकते हैं फिर भी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्शन सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये क्या है, इलेक्शन सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं पार्टीज को, उसको देखते हैं। तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टी इफ राइवलरी अराइजेज इन द पार्टी। तो कौन सा जो ग्रुप है, विच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टी इफ राइवलरी आ जाती है दो पार्टियों के बीच में। तो डिसीजन जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो बाइंडिंग होता है सिंबल विम्बल इन सब चीज़ों को देने के रिगार्डिंग। और स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी, ये क्या होता है, अदर देन द ग्रुप दैट गॉट पार्टी सिंबल हैज़ टू रजिस्टर्ड सेल्फ एज ए सेपरेट पार्टी एंड कुड ले claim to national or state party status only on the basis of its performance in state or central elections after registration for splits, है ना, in registered but unrecognized parties, है ना। तो यदि स्प्लिट्स होता है रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज हैं वो पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन में क्या बोलता है, यूजुअली एडवाइस देता है वेरिंग फैक्शंस ऑफ द रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इंटरनली और अप्रोच द कोर्ट के लिए बोलता है, सुप्रीम कोर्ट काइंड ऑफ, है ना। तो मतलब कोर्ट में जाने के लिए बोलता है इलेक्शन कमीशन। In almost all disputes decided by election commission so far, a clear majority of the party delegates, officers, office bearers, MPs, MLA have supported one of factions, है ना, काइंड ऑफ, ये सारी बातें यहाँ पे आ गई हैं। अब देखते हैं कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स, काफ़ी सीट से इलेक्शंस को कंटेस्ट करना। तो यहाँ पे बताया गया है रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ मेड ए फ्रेश पुश फॉर अमेंडिंग RPA 1951 टू बार पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग मोर देन वन सीट। As an alternative, hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll. As per Section 33, Section 33 Clause 7 of RPA, one candidate can contest from a maximum of 2 constituencies. तो 2 constituencies से कर सकते हैं। More constituencies were allowed until 1996 with RPA was amended to set up cap at जो है कर दिया गया 2 constituencies तक ही आप कर सकते हो। एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, उनकी एक रिपोर्ट आई थी 1990 की और 170वीं रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की ऑन इलेक्शन रिफॉर्म्स 1999, जिन्होंने बोला था दैट की रेस्ट्रिक्ट कीजिए कंटेस्टिंग की जा सके एक ही सीट से, उसके लिए, है ना, कंटेस्ट इलेक्शंस किए जा सके एक ही सीट से, उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए आप। एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द नोडल एजेंसी इन गवर्नमेंट टू डील विद सच इश्यूज रिलेटेड टू EC। ठीक है, अब आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स। तो एक टेंडर वोट होता है, एक चैलेंजर वोट होता है, टेस्ट वोट होता है, क्या होते हैं। तो टेंडर वोट को देखते हैं। तो दीज आर यूजफुल व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी ए पर्टिकुलर इलेक्टोरल सीक्स टू वोट आफ्टर अनदर पर्सन हैज़ ऑलरेडी वोटेड एज सच इलेक्टर, है ना। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसी चीज़ें हैं नहीं, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, टेस्ट वोटर वगैरह, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे है नहीं है, जस्ट अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, देखते हैं ना।
तो इलेक्शन कमीशन इन परसुएंस ऑफ द लीगल अमेंडमेंट इन 19 RP 1950 एंड मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 हैज इन्होंने क्या किया है, इनिशिएट किया है फॉलोइंग चेंजेस। दोज अबव 17 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई इन एडवांस फॉर गेटिंग इलेक्टोरल इन वोटर्स लिस्ट, है ना, इलेक्टोरल इन वोटर लिस्ट एंड इलेक्टोरल रोल विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टर एंड एलिजिबल यंगस्टर्स कैन रजिस्टर इन नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर इन विच दे हैव अटेंड क्वालिफाइंग एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, एंड ऑप्शनल प्रोविजन टू लिंक आधार डिटेल्स विद दी फॉर्म हैज बीन एडेड। तो ये भी ऐड कर दिया गया है। अब देखते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस, है ना, तो NACAE। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप 2 सब कमिटीज अंडर NACAE। सब कमिटी M2 स्टडी, तो ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और देख लेते हैं NACAE रिव्यू वर्क एंड इश्यूज रिलेटिंग टू पार्टिसिपेशन ऑफ PWDS इन इलेक्टोरल प्रोसेस एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। थोड़ा देख लेना है। मीटिंग आर कन्वीड बाय एनुअली और एज डिसाइडेड बाय द चेयर। टाइम पीरियड ऑफ इज 2 ईयर्स, है ना, टाइम पीरियड 2 साल है अंटिल अल्टरनेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शंस। तो इलेक्शन करके जो 5वें नंबर का टॉपिक था हमारा हॉलिस्टिकली हमने कवर कर लिया है। अब 6ठे नंबर का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जो कि है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड बिल्स। तो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड बिल्स, तो ये टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा। ओके।